हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और मेरा नाम सुधीर है और मैं हेड करता हूँ डिजिटल रेवेन्यू एट 5पैसा। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन लेकर के आए हैं। और हमारे साथ हैं मिस्टर राहुल सिंह, हु इज़ द CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट टाटा एसेट मैनेजमेंट। वेलकम सर। Thank you, Sudhir. Thank you for inviting me. I'm looking forward. या Thank you. यस। तो आज हम बात करेंगे सर, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाटा इंडिया इनोवेशन फंड जो टाटा एसेट मैनेजमेंट की तरफ से लॉन्च हुआ है। 11 तारीख को लॉन्च हुआ था, 25 तारीख तक ये चलेगा। इसमें क्या है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, और क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसमें क्या क्या पिटफॉल्स हैं, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन से इन्वेस्टर्स, और खास करके अभी जब हम देख रहे हैं मार्केट में काफ़ी स्टीप करेक्शन चालू है, इंडाइसेस 10% से ऊपर गिर गए हैं ऐसे टाइम में। और क्या एक व्यू रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म? जो इजी मनी बन रहा था उसमें थोड़ा सा चैलेंज है, सो क्या एक सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर वैल्यूएबल इनपुट सर, वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं थोड़े से डरे हुए भी हैं। आप थोड़ा सा एनलाइटन करें इस पे। हाँ, तो इनोवेशन फंड जिस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, पहले में हम उस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया, कि मार्केट में जो आज जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत मेरा जो रीडिंग है या मेरी जो व्यू है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे इनोवेशन फंड फिट होता है, आई थिंक वो भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट ऑब्वियसली 2 साल से अगर आप देखेंगे मार्केट, तो काफी एक थीमेटिक टाइप की मार्केट थी, नैरेटिव मार्केट थी कि भाई आपने आंख बंद करके ले कोई भी पावर स्टॉक ले लिया, कोई भी डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड, PSU स्टॉक ले लिया और यू वुड हैव मेड रिटर्न। तो वो जो फेज है वो खत्म हो चुका है। और हम जितनी जल्दी अपने आप को उसके लिए एडजस्ट कर लें उतना हम सबके लिए बेहतर है, क्योंकि वो एक फेज आता है, दौर हर 8-10 साल, 5-10 साल में एक बार आता है, जब आप कोई भी थीमेटिक या एक पर्टिकुलर थीम, 2-3 पर्टिकुलर थीम की चीजें चलती हैं, और इस बार तो 5-6 थीम्स एक साथ चल रही थी। तो वो फेज खत्म हो चुका है और उस थीम में भी अब हमें स्टॉक स्पेसिफिक होने की जरूरत है। तो अब जो है रिटर्न्स थोड़े हार्ड होंगे और थोड़ी मुश्किल से जनरेट होंगे और बॉटम अप स्टॉक पिकिंग से जनरेट होंगे, ये हमारा मानना है। क्योंकि जो नैरेटिव ड्रिवन या जो थीमेटिक मार्केट था, सेक्टर ड्रिवन मार्केट था, वो फेज अब ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वो हमें दिख रहा है। और अभी भी अगर लोग एडजस्ट नहीं कर पाए तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि प्लीज इस फैक्ट से एडजस्ट कीजिए। और जो सेक्टोरल फंड्स हैं वगैरह जो परफॉर्म किए थे पिछले 1-2 साल में, वो उनका फेज जो है वो खत्म हो चुका है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो हमारी वैल्यूएशन जो है आज जो करीबन 21 टाइम है 1 ईयर फॉरवर्ड, बहुत सस्ती तो नहीं है, लेकिन वो 22 साढ़े 22 टाइम से थोड़ा गिर के अभी थोड़ा सा रीजनेबल हो रही है। जैसा कि आपने बोला, मार्केट में 10% करेक्शन आया है। अब जो है करेक्शन, मुझे लगता है कॉम्बिनेशन प्राइस करेक्शन ज्यादा कुछ हद तक मुझे लगता है कंप्लीट होने वाला है या हो जाएगा। लेकिन अब टाइम करेक्शन की काफी चांसेस लग रही है मुझे। और टाइम करेक्शन का मतलब ये है कि जब तक कि यूएस का सिनेरियो क्लियर नहीं होता है, जब तक कि चाइना में रिकवरी की सिचुएशन क्लियर नहीं होती, जब तक हमारी खुद की प्रॉफिट ग्रोथ जो कि इस क्वार्टर डिसअपॉइंट कर रही है क्लियर नहीं होती है, मुझे लगता है टाइम करेक्शन चलेगी। मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 12-18 महीने टाइम करेक्शन हो सकता है। और ये कोई, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। अगर मैं अपने लिसनर्स को रिमाइंड कराऊं कि नवंबर 2021 से मार्च 2023 पूरे 17-18 महीने टाइम करेक्शन हुआ था, और वो हम भूल चुके हैं, और वो अभी जस्ट हुआ था 3-4 साल पहले। तो ये एक दौर होता है जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज से गुजरता है, और मुझे लगता है हम वही फेज में एंटर कर चुके हैं। और इस दौरान क्या होता है कि एक तो सेक्टर रोटेशन होता है और दूसरा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट हो जाता है, एंड बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन जो है वो काफी उसकी अहमियत जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले 12 से 24 महीने में देखेंगे तो हम उसकी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं। आप कोई भी थीम लेके कोई भी स्टॉक ले लेते तो उसमें आपको रिटर्न्स बने। लेकिन अब वो फेज खत्म हो चुका है, क्योंकि अब क्या है, एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया है।
अब कंपनीज को डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूएशंस हाई हैं कुछ ये 5-6 थीम्स में, और कंपनीज को डिलीवर करना पड़ेगा। तो जैसे पावर में भी या रियल एस्टेट या मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स में अब जो है हमें कंपनीज के बीच में डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी जो है डिलीवर कर रही है, ये नहीं कर रही है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी मार्केट कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि जो म्यूचुअल फंड अगर सेगमेंट देखें तो मोर कोर कैटेगरीज विल बिकम इम्पोर्टेंट, जैसे लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप फंड्स जहाँ की वैल्यूएशन अभी भी सस्ती है। तो हमें थोड़ा सा थीमेटिक या सेक्टर फंड से हटके हमें कोर फंड्स की तरफ आना पड़ेगा। और जी उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है हमारा इनोवेशन फंड जो है मुझे लगता है काफी फिट बैठता है, बिकॉज मेरे दिमाग में इनोवेशन फंड जो है वो कंप्लीटली बॉटम अप फंड है। इसमें बेंचमार्क को हम कम देखेंगे एज कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप, और इसमें क्वालिटी ऑफ कंपनीज एंड उन कंपनीज पे फोकस रहेगा जो कि अपनी प्रोडक्ट सर्विस या बिजनेस मॉडल को चेंज कर रही हैं सो दैट इट कैन ग्रो फास्टर देन द सेक्टर। और अब जरूरत ऐसी कंपनीज की ही है पोर्टफोलियो में। अब हमें वो पॉलिसी ड्रिवन या नैरेटिव ड्रिवन या सेक्टर ड्रिवन पोर्टफोलियो की जरूरत कम है, और कंपनी स्पेसिफिक, मैनेजमेंट स्पेसिफिक, ग्रोथ स्पेसिफिक पोर्टफोलियो की जरूरत है। और वहां पे ये इनोवेशन फंड काफी मेरे हिसाब से काफी सही समय पे टाइमिंग हो रही है अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। जी सर, थैंक्स फॉर ये पर्सपेक्टिव देने के लिए। और ओवरऑल ब्रॉड किस तरह से हमें अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। और इस इनोवेशन फंड के बारे में अगर मैं थोड़ा सा एज एन इन्वेस्टर ओनली, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि अभी इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक बेस प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसपे इनोवेशन होना चाहिए, इट्स ऑल रेडी। बट ऐसा मिस्टर नारायण मूर्ति ने अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बोला कि ऐसा कोई बहुत बड़ा सा इनोवेशन इंडिया में नहीं हुआ है। बट या द स्टेज इज सेट, और इसका अगर हमें बेनिफिट लेना है, एंड ऑब्वियसली मैं आपसे पूछूंगा कि ये इनोवेशन फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरह की कंपनीज में होगी, बेंचमार्किंग किससे होगा, ताकि इसका जो बेनिफिट है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे उठा पाए, और कब तक का कितना टाइम होराइजन क्या रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। जी देखिए, इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रहेगी ये दो तरीके की कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे। एक तो जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन कर रही हैं और दूसरी जो ब्रेक थ्रू इनोवेशन कर रही हैं। इंक्रीमेंटल इनोवेशन का लगभग मुझे लगता है 70-75% इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, और बाकी 25-30% जो है ब्रेक थ्रू इनोवेशन वाली कंपनीज रहेगी। और आपकी बात कुछ हद तक सही है कि हमारे यहाँ टेस्ला और इन्वीडिया टाइप की कंपनीज तो जनरेट होने में वक्त लगेगा, या हुई तो अच्छा है, लेकिन ऐसा इनोवेशन के बेसिस पे तो हम पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं। लेकिन हम ऐसी कंपनीज को ढूंढ रहे हैं और ऐसी मैनेजमेंट्स को ढूंढ रहे हैं जो कि अपने प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस मॉडल को कॉन्स्टेंटली रीइन्वेंट कर रही है। क्योंकि इनोवेशन का केवल ये मतलब नहीं है कि आपने R&D करके नया प्रोडक्ट या नया कुछ ये लॉन्च किया। आपकी विजन, आपकी एग्जीक्यूशन और आपके थॉट प्रोसेस पे भी फर्क पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स में देना चाहूंगा, जैसे हमारे यहाँ कुछ कंपनीज जो हैं बहुत पहले ही अपनी पावर की जो पोर्टफोलियो है पावर जनरेशन की, उसको कोल से हटके रिन्यूएबल में जाने की प्रोसेस को शुरू कर दिया था। सिमिलरली बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जो अच्छी कंपनी है उसकी एक क्वालिटी होती है कि एक लेगेसी बिजनेस होती है जो कि अभी 5-10% ग्रो कर रही है। एक उनका नया बिजनेस होता है जो 3-4 साल पहले ग्रो किया और वो अभी स्टार्ट किया और अभी 25-30% ग्रो कर रहा है। और उनके पास हमेशा एक पाइपलाइन होती है 4-5 नए चीजों की। तो हमें तलाश है उन कंपनीज की हर सेक्टर में, बिकॉज ये एक चीज तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इनोवेशन फंड एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड नहीं है, और इसीलिए इसको उस नजरिए से नहीं देख सकते हैं जिसे जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस या और किसी जी सेक्टर फंड को देखा है। सो इसमें जो है आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, और कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो अपने सेक्टर से ज्यादा ग्रो कर रही हैं, और उसमें आपको ग्रोथ का रिटर्न एज वेल एज वैल्यूएशन की रीरेटिंग जो होती है ऐसी कंपनीज की, उस दोनों से रिटर्न जनरेट होगा। और इसमें हम जो है लार्ज, मिड एंड स्मॉल का अच्छा प्रोपोर्शन रखेंगे, क्योंकि जो ब्रेक थ्रू इनोवेशन है कभी कभी
वो स्मॉल कैप मिड कैप से ज्यादा आने की चांसेस है। तो हमें लगता है कि करीबन 60-65% लार्ज कैप इसमें हो सकता है। आज जो हमारा अनुमान है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हमारा जो अनुमान है, और उसमें बाकी जो है मिड एंड स्मॉल कैप रहेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, कुछ कंपनीज जो हैं लार्ज कैप में वो इंक्रीमेंटल इनोवेशन कर रही हैं, वो इंक्रीमेंटल इनोवेशन की बकेट में आएंगे, कुछ जो है ब्रेक थ्रू इनोवेशन में आएंगे। और आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि बेस बना हुआ है हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इवन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री ने काफी काम किया हुआ है। फार्मा, जो कि अभी मैं बोलूंगा कि सारी मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैं एक सेक्टर पे एक्साइटेड हूँ तो फार्मा है, क्योंकि फार्मा में तो हमारा बेस 10-15 साल से बना हुआ है। जी तो अब जी हमें अपॉर्चुनिटी है कि वो चाइना से मार्केट शेयर लें और ग्रो फास्ट करें। तो उसमें भी, फार्मा में भी हम ऐसी कंपनीज को देखेंगे जो अपने आप को उस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या उस ग्रोथ का एडवांटेज लेने के लिए अपने आप को पोजीशन कर रही हैं। ये दोनों चीज का जो मिक्सचर है कि एक तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और हमारी जो कैपेबिलिटी, उसमें भी अच्छी कंपनीज, आई थिंक वो काफी पावरफुल हो सकता है। और इस दौरान जबकि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरने की उम्मीद है, मुझे लगता है ऐसी कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म करेंगी एज कंपेयर टू कोई एक सेक्टर या कोई एक सेगमेंट जो कि पिछले 24 महीने से जैसा चल रहा था। वो फेज से हमें निकल के अब कंपनीज पे ध्यान देना होगा। जी जी। और सर इसमें तो किसी कोई इसमें कैप रहेगा कि इतने नंबर ऑफ कंपनीज में ही इन्वेस्टेड रहना है, या और बेंचमार्किंग किसके अगेंस्ट होगा? इज इट गोइंग टू बी अगेंस्ट निफ्टी 500 मिड कैप? किसके साथ इसका बेंचमार्किंग होगा फंड का परफॉर्मेंस? बेंचमार्किंग तो निफ्टी 500 के साथ होगा, और इसमें कोई कैप नहीं है नंबर ऑफ कंपनीज, बट क्योंकि हम इसमें एक इनोवेशन का फिल्टर डाल रहे हैं और कंपनी और मैनेजमेंट को हम उस फिल्टर से हम उस नजरिए से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरी उम्मीद है कि इसमें 45-50 कंपनीज के आसपास की पोर्टफोलियो रहने की उम्मीद है। हालांकि कोई लिमिट नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मैं आज का जो सिचुएशन है वो बता रहा हूँ। तो जी अगर मैं इसको पोजीशन करना चाहूँ इस फंड को, तो ये समझिए ये फोकस्ड फंड और फ्लेक्सी कैप के बीच में इसकी पोजीशनिंग होगी, क्योंकि फोकस्ड फंड में हम 30 स्टॉक से ज्यादा ले नहीं सकते, और फ्लेक्सी जी कैप आज के दिन में काफी बड़े पोर्टफोलियोज हो गए हैं, काफी सारे स्टॉक्स हो गए हैं, और वो थोड़ा बेंचमार्क हगिंग हो गया है, जबकि ये फोकस फंड में वो बात नहीं है। तो इनोवेशन फंड जो है वो इन दोनों के बीच में रहेगा कहीं, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये अभी के लिए जी नहीं, जी मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और क्योंकि इनोवेशन में देखिए ब्रेक थ्रू इनोवेशन भी 25-30% रहेगा, और काफी कंपनीज में क्या होता है कि जो आप आज काम कर रहे हैं वो 2 साल 3 साल के बाद रिजल्ट दिखाता है। तो इसमें मिनिमम टाइम होराइजन मैं सोचूंगा कि किसी भी इन्वेस्टर का 5 साल तो होना चाहिए, 3 से 5 साल तो मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो आपको उसकी पूरी बेनिफिट नहीं मिलेगी। जिस जिस लॉजिक से जी। हम कोई कंपनी को परचेज कर रहे हैं, आपको उसकी बेनिफिट नहीं मिलेगी। करेक्ट। और इनोवेशन जब होता है और उसके बाद उसका एक्चुअल जो बेनिफिट होता है वो थोड़ा टाइम लगता है। और करेक्ट। चाहे वो कोई भी इनोवेटिव कंपनी हो, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को थोड़ा सा बढ़ने में, आगे उसका एक्सपेंशन में थोड़ा सा टाइम जाता है, बट वो जब जाता है तभी उसका एक्चुअल रिटर्न का मजा आता है। तो ये काफी अच्छी सलाह दी आपने सर कि 5 साल का होराइजन लेकर के इन्वेस्ट करना चाहिए हमें। इसमें सर वैसे तो आपने हमें बताया कि बॉटम्स अप इन्वेस्टमेंट रहने वाला है इसमें, स्टॉक स्पेसिफिक भी रहेंगे, अक्रॉस सेक्टर्स भी जो अच्छी इनोवेटिव कंपनी होंगे उसका सिलेक्शन हो। बट ब्रॉडली व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी basis which this fund has been launched? हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी एट टाटा म्यूचुअल फंड हैज बीन ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस के 2-3 पहलू हैं। एक तो कि हम ऐसी कंपनीज को ढूंढते हैं जो जिसमें वैल्यूएशन पिछले 10 साल के कंपैरिजन में रीजनेबल हो, और फिर ऐसी ट्रिगर्स को ढूंढते हैं कि किस किस कारणों से वो जो ग्रोथ एस्टिमेट है उनको बीट कर सकती है, क्योंकि तभी री रेटिंग होती है। तो अगर मैं उसको इनोवेशन फंड के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो वो काफी फिट बैठता है, बिकॉज अल्टीमेटली हम यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन कर रहे हैं,
और बहुत सारी कंपनीज जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन कर रही हैं या ब्रेक थ्रू इनोवेशन कर रही हैं, अल्टीमेटली दे ऑल कैरी अ रिस्क। और हमारा जॉब ये है कि हम उस रिस्क को एसेस करें और ये देखें कि मार्केट में अभी उस कंपनी के प्रति क्या एस्टिमेट्स हैं और क्या वो उनके जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं या जो उनकी इनोवेशन चल रही है ऑन प्रोडक्ट सर्विस एंड बिजनेस मॉडल, उसके जरिए क्या वो एस्टिमेट्स को बीट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब गार के काफी नजदीकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी हो जाएगी और उसमें कोई चेंज नहीं है। ये बात मैं मानता हूं कि कुछ कंपनीज जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन में जो कुछ कंपनीज उस कैटेगरी में आएंगी, वो ऑलरेडी कुछ हद तक इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, तो कहीं कहीं पे वो वैल्यूएशंस बहुत चीप नहीं होंगी, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से वैल्यूएशन डिसिप्लिन का काफी उसको इन्फोर्स करते हैं हर फंड में। और इनोवेशन फंड कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसमें हम हायर क्वालिटी मैनेजमेंट्स को हम चूज कर रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि जो इंक्रीमेंटल इनोवेशन वाली कंपनीज हैं उसमें हमें वैल्यूएशन थोड़ी महंगी मिली। लेकिन आज हमें जरूरत है उन कंपनीज की जो हमें प्रेडिक्टेबल ग्रोथ दे सकें और जो ग्रोथ को सरप्राइज कर सकें, क्योंकि मार्केट में वो अंधाधुंध वाली रैली तो अब खत्म हो गई है। अब हमें वो कंपनीज चाहिए जिनमें हमें कॉन्फिडेंस है कि वो इज स्लोइंग डाउन ऑफ ईपीएस ग्रोथ या ग्रोथ जो उस प्रॉफिट ग्रोथ को बीट कर सके। आई थिंक दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, थैंक यू सर। और इसमें एज एन इन्वेस्टर, एक तो मार्केट अपना थोड़ा सा करेक्शन फेज में है, थोड़े डरे भी है, बट इसमें इसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दूं अपने इन्वेस्टर्स को, तो क्या रिस्क ध्यान में रखना चाहिए और किस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए? आपने हमें बहुत अच्छा बताया, 5 साल तक का व्यू लेकर के चलना चाहिए, बट क्या बीच में और स्टीप करेक्शन अगर आ गया तो हमें बने रहना चाहिए, डरना चाहिए? इस पे अगर आप अपना थोड़ा सा अगर ज्ञान हमें, हमारे दर्शकों को और इन्वेस्टर्स को दें, तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि और दे विल बी प्रिपेयर्ड इन अ बेटर वे कि अगर कुछ करेक्शन आ गया तो हमें बने रहना चाहिए, और क्या-क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए? जी सर। हाँ, देखिए, करेक्शन काफी कारणों से आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। लेकिन बात आपकी सही है कि इक्विटी मार्केट्स है, करेक्शन 5-10% करेक्शन अच्छे से अच्छे बुल मार्केट में भी होते हैं, और अभी भी 10% करेक्शन हुआ है, हो सकता है टाइम करेक्शन हो, जैसा मैं बोल रहा था। तो इसमें हमें इसको एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि अगर मार्केट टाइम करेक्ट होता है 6 से 12 महीने, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है कोई, क्योंकि हमने लास्ट 2 इयर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स देखे हैं। और कुछ अगर डिसिप्लिन, देखिए, अगर छोटे छोटे बबल्स अगर टूट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बड़ा बबल टूटता है तो हमेशा बहुत ज्यादा पेन होता है, 3-3 साल निकल जाते हैं मार्केट को रिकवर करने में। तो अभी जो हो रहा है, मुझे लगता है ये काफी आइडियल सिनेरियो है। और फॉर इनोवेशन फंड पर्सपेक्टिव ऑल्सो, चूंकि हमारी यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव रहेगी वो अच्छी कंपनी या अच्छे मैनेजमेंट को फोकस करके ये आइडेंटिफाई करके कि कौन सी कंपनी की ग्रोथ चांसेस बेटर हैं मार्केट से। अगर ब्रॉड करेक्शन में ये करेक्शन होती भी है, तो इन स्टॉक्स में मुझे लगता है करेक्शन कम होती है नॉर्मली। तो वो एक कंफर्ट है। दूसरा, अगर हमारी, देखिए, इंडिया एक ग्रोथ मार्केट है, तो अगर हम अपनी कंपनीज की हमने सिलेक्शन सही की है, तो ग्रोथ जब वापस आती है तो इनको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, मार्केट चाहे जैसा भी। ये बात तो मैंने काफी देख लिया इंडियन मार्केट में कि भले ही मार्केट में अगर जी बाकी सब जगह ग्रोथ नहीं आ रही हो, अगर आपके पास 10 कंपनीज हैं जो फिर भी डिलीवर कर रही हैं, मार्केट भले ही ग्रो हो या इकोनॉमी का कुछ भी हो, उनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, और वहां पे आप रिटर्न्स हमेशा वहां से हमेशा रिटर्न्स बन जाते हैं। तो अगर ब्रॉड करेक्शन में, मार्केट करेक्शन में, अगर उस टाइप की कंपनीज भी डिक्लाइन होती हैं और हमें वो सस्ते में मिल जाती हैं, तो उससे अच्छी बात नहीं, कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच सर। आपने हमारे दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को एक एक रास्ता दिखाया है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के लिए टाटा इनोवेशन फंड को बिल्कुल आप कंसिडर कर सकते हैं।
और जिस ग्रोथ फेज की हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, जो इनोवेशन की अपेक्षा कर रहे हैं, डेफिनेटली एज एन इन्वेस्टर मैं पर्सनली तो इन्वेस्ट करूंगा ही, क्योंकि इस इनोवेशन के जो रास्ता है हमारे कंट्री का, मैं उसमें पार्टिसिपेट जरूर से करना चाहूँगा। और मैं एक अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहूँगा कि 5 पैसा एज अ प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। टाटा के वेरियस फंड्स भी हैं, और खास करके टाटा इंडिया इनोवेशन फंड, इसमें डेफिनेटली आप कंसिडर करें इसे, आप आके एक्सप्लोर भी करें प्लेटफॉर्म को। धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच राहुल सर फॉर ब्रिंगिंग एंड प्रोवाइडिंग योर इनसाइट्स। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। Thank you, Sudhir ji. It was my pleasure, and all the best to all of you. Thank you. Thank you, sir. Thanks. Thank you. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.